सहर व इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, एक पुर इसरार मूर्ति के हसूल की खातर होने वाले खौफनाक मार्के का अहवाल, एक चौंका देने वाली अछूती कहानी खबीस। सराज के तमाम आदमी मसला थे, लेकिन किसी हुक्म के बगैर वो किसी किस्म की कार्रवाई करने से कासर थे, और मैं महसूस कर रहा था कि पिक पैंथर किसी ऐसे मौके की तलाश में था जब वो सब निगाहों में धूल डालकर फरार हो जाता। और जहरीले कैप्सूल वाली बात गालबन उसने इंस्पेक्टर के बढ़ते हुए कदम रोकने की खातिर कही थी, और ब्लैक पैंथर की तमाम तर तवज्जो चौंका सराज और उसके साथियों की तरफ थी। इसलिए मैंने अपना ऑटोमेटिक बड़ी आहिस्तगी से निकाल लिया, और जिस पर हस्बे मामूल साइलेंसर मौजूद था। सराज मुझे ये हरकत करते देख चुका था, और फिर उसी की बदौलत ब्लैक पैंथर भी अपने दावे को तब्दील करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उससे ज्यादा फुर्ती का मुजाहरा किया, और यके बाद देगरे मैंने 2 फायर किए, और मेरा निशाना खता नहीं गया। एक गोली उसकी रान को छीती हुई निकल गई, और दूसरी ने उसके सीने के जरा ऊपर शाने के करीब से खून का फवारा जारी कर दिया, और मेरा अचानक और गैर मतवक्का हमले से ब्लैक पैंथर लड़खड़ा गया, और फिर उसने संभलने की कोशिश की, लेकिन सराज के साथियों ने उसे तेजी के साथ पूरी तरह दबोच लिया। ब्लैक पैंथर ने मुझे खौफनाक नजरों से देखा, और फिर वो खुद को ज्यादा देर होश में नहीं रख सका, और सराज के इशारे पर उसके अमले के अफराद ने सब के साथ उसका मुंह खोल कर तलाशी ली, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक वो कोई जहरीला कैप्सूल बरामद नहीं कर सके। अलबत्ता उसकी जेब से अंडे के साइज से 4 स्मोक बम बरामद हुए थे। शायद वो उन्हें इस्तेमाल करने के बाद ही फरार का कोई रास्ता तलाश करना चाहता था, लेकिन मेरी बर वक्त मदाखलत ने उसे मौका नहीं दिया। वो यकीनन बड़े मजबूत आसाब का मालिक था। मैं आपका शुक्रगुजार हूं मिस्टर शहबाज, सराज ने शिकार को पूरी तरह बेबस करने के बाद कहा। आपने मुजरिम को गिरफ्तार कराने में मेरी मदद की है। इसके जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने पर हुकूमत की जानब से बहुत बड़े इनाम की तवक्का की जा चुकी है, और इसका असली नाम अभी तक पुलिस के रिकॉर्ड पर भी नहीं है, लेकिन बहसीयत ब्लैक पैंथर के भी इसके जुर्म की फहरिस्त खासी तवील है। मिस्टर सराज, मैंने सराज के आदमियों को आफत से बाहर जाने के बाद बड़ी संजीदगी से दरख्वास्त की कि मेरा नाम दरमियान में नहीं आना चाहिए। इसके अलावा आपको इस खतरनाक मुजरिम पर कड़ी निगरानी रखनी होगी, और मेरा तजर्बा है कि ऐसे खतरनाक मुजरिम ज्यादा दिनों तक आहनी सलाखों के पीछे रहने के आदी नहीं होते। फरार का कोई ना कोई रास्ता जरूर इख्तियार करने में कामयाब हो जाते हैं। ओके, मैं आपकी दोनों बातों का खास ख्याल रखूंगा। सराज ने बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए वादा किया, और फिर दोबारा मेरा शुक्रिया अदा करके रुखसत हो गया। पुलिस के जाने के बाद मेरे दफ्तर के कारिंदे मेरी खैरियत दरियाफ्त करने जमा हो गए, और उनमें दानिश भी था जो अलग थलग खड़ा होंठ चबा रहा था। शायद वो इस बात पर अफसोस कर रहा था कि एक सेहतमंद शिकार उसकी आंखों से बचकर पुलिस की तहवील में किस तरह चला गया, और मैं अपने अमले को तसल्ली देने में मसरूफ था कि फोन की घंटी बजी, और मैंने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके VIP अस्पताल पहुंचने की कोशिश करो। दूसरी जानब से नदीम की आवाज़ उभरी। खैरियत, मेरे अलावा यहाँ मारूफ भी मौजूद है। सुलेमान शाह को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया है। IC, मैंने चौंक कर जवाब दिया, और मैं 10 मिनट के अंदर पहुंचने की कोशिश करता हूँ। और फिर मैंने अपने स्टाफ को रुखसत किया, और नीचे आकर दानिश के साथ VIP अस्पताल की तरफ रवाना हो गया, जो शहर का महंगा तरीन अस्पताल था, और ऊंचे तबके के लोग भी वहां के अखराजात बर्दाश्त करने से कतराते थे। लेकिन सुलेमान शाह को ऑपरेशन थिएटर क्यों ले जाया गया, और अस्पताल में नदीम और मारूफ की मौजूदगी क्या मायने रखती थी? क्या मारूफ अपना वार करने में कामयाब हो गई? और मेरे ज़हन में मुख्तलिफ सवालात गर्दिश कर रहे थे। मैंने VIP अस्पताल पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगाई, और सुलेमान शाह को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा चुका था, और मुझे ऑपरेशन थिएटर के बाहर विजिटर्स लाउंज में नदीम और मारूफ दोनों करीब करीब बैठे नजर आ गए। मकामी हस्बो इकदार के अलावा हस्बे इख्तलाफ के अफराद भी खैरियत दरियाफ्त करने की खातर आ जा रहे थे, और मारूफ खिलाफ तवक्का बेहद हुज़्नो मिलाल के आलम में नजर आ रही थी, और नदीम मुझे देख तरफ कर एक तरफ आ गया।
یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ میں نے سرگوشی کی۔ کیا سلیمان شاہ کسی حادثے کا شکار ہوا ہے یا؟ ابھی تک مجھے تنہائی میں ماں رخ سے بات کرنے کا موقع نہیں مل سکا، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں ماں رخ کا ہاتھ کسی نہ کسی زاویے سے ضرور شامل ہوگا۔ اور ندیم نے سنجیدگی سے کہا، کیا تم ماں رخ اور ملیحہ کے درمیان ہونے والی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دو گے؟ اور سلیمان شاہ نے ملیحہ سے گفتگو کرتے وقت ماں رخ کی شان میں جو نازیبہ الفاظ کہے تھے وہ 100% کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھے۔ انجری کس قسم کی ہے؟ میں نے پوچھا، اور ڈاکٹروں کے بیان کے مطابق سر اور کولوں پر شدید چوٹیں آئی ہیں۔ سرجنوں کا کیا خیال ہے؟ ابھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ماں رخ کا ہاتھ اس میں شامل ہے تو پھر سوچنا پڑے گا حادثے کی نوعیت کیا تھی۔ ماں رخ کے بیان کے مطابق سلیمان شاہ اس وقت اس حالت میں دوسری منزل پر جانے کی خاطر سنگ مرمر کی سیڑھیاں طے کر رہا تھا، اور آخری سیڑھی پر پہنچ کر اس کا پیر لڑکھڑایا اور سیڑھیوں پر لڑکتا ہوا وہ نیچے آ کر ہی رکا تھا، اور پسلیوں پر یقیناً چوٹ آئی ہوگی جس کا احساس بعد میں ہوگا۔ لیکن سرجن کے مطابق سر چوٹ زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اور ایکس رے کی رپورٹ اچھی نہیں، اور سلیمان شاہ نے 2 روز کے اندر اندر کوئی خطرناک قدم اٹھانے کی بات ملیحہ سے کی تھی، لیکن اس سے بیشتر وہ خود ہی شکار ہو گیا۔ اور میں نے اظہار خیال کے بغیر پوچھا، جس سلیمان شاہ نے آخری سیڑھی سے لڑکا تھا اس وقت خود ماں رخ کہاں تھی؟ اور تمہارا تعلق کا چونکا پولیس سے نہیں رہا، اس لیے اپنی زبان بند ہی رکھنا، ندیم نے مجھے سمجھایا۔ اور جنگل میں یہ بات آگ کسی آسانی سے نہیں بھولتی۔ ماں رخ اس وقت برسوں کی بیمار نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی زردی اور آنکھوں کی نمی اس بات کی گمازی کر رہی تھی کہ سلیمان شاہ کو پیش آنے والے حادثے نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا ہے، حالانکہ پوزیشن اس کے بالکل برعکس تھی، اور وہ اس قسم کی اداکاری کر رہی تھی، اور اس پر اسے آسکر ایوارڈ بھی دیا جاتا تو بہت کم تھا۔ اور مزاج پرسی کرنے کے لیے آنے والوں سے بات کرتے کرتے وہ بری طرح سسکنے لگتی اور کبھی کبھی چکرا کر بیٹھ جاتی۔ ہمیں یہاں کب تک وقت برباد کرنا ہوگا؟ میں نے بے دلی سے سوال کیا۔ ماں رخ کی خاطر اس وقت تک تو بہرحال ٹھہرنا ہی پڑے گا جب تک آپریشن نہیں ہو جاتا۔ اور ہماری گفتگو کے دوران سراج بھی آ گیا، وہ بھی کچھ الجھا سا نظر آیا۔ آپ کی تفتیش کیا کہتی ہے؟ ندیم نے سراج کو مخاطب کیا۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ سلیمان شاہ جس وقت سیڑھیوں سے گرا اس وقت وہ نشے میں تھا، لیکن اس کے علاوہ وہ بھی کوئی بات ضرور ہے۔ وہ کیا؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ سلیمان شاہ ایک عادی شرابی ہے اور پانی کی طرح شراب کا استعمال کرتا ہے، اس کے لیے کوئی معمول کی بات ہے، اس لیے کسی شے سے لڑکھڑانے والی بات حلق سے نیچے نہیں اتر رہی۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ جلدی میں سلپ ہو گیا ہو۔ جو لوگ شراب پینے کے عادی ہوتے ہیں وہ اس قسم کی ناگہانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس حادثے کے پیچھے مجھے کچھ اور عوامل بھی نظر آ رہے ہیں، سراج نے دبی زبان میں کہا۔ جو ملازمین اس وقت موجود تھے ان کا بیان ہے کہ سلیمان شاہ نشے کی حالت میں لڑکھڑا کر ڈسمس ہوا تھا، لیکن وہ تمام ملازمین ماں رخ صاحبہ کی مداح نظر آتے ہیں، اور 1-2 ملازم جو سلیمان شاہ کے گن گاتے ہیں انہوں نے کھل کر کوئی بیان نہیں دیا۔ لیکن میں اپنے تجربے کی روشنی میں ایک بات پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جسے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ماں رخ صاحبہ کی زہریلی شراب پلانے کا رد عمل ہو۔ لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ سلیمان شاہ کو پیش آنے والے حادثے میں ماں رخ کا ہاتھ بھی شامل ہے؟ ندیم نے جرح کرنے والا انداز اختیار کیا۔ کیا آپ کو ملازموں کے بیان پر کوئی شبہ ہے؟ ندیم نے سوال کیا۔ ماں رخ اس وقت ایک اونچے قسم کے سیاستدان سے گفتگو کر رہی تھی اور اس کا چہرہ بدستور آنسوؤں سے تر تھا۔ ندیم اس سیاستدان کو دیکھنے کے بعد ہی چونکا اور پھر وہ تیزی سے اسی طرف چلا گیا، اور میرا ماتھا ٹھنکنا قدرتی بات تھی، اور میرا خیال ہے کہ ماں رخ جس شخص سے بات کر رہی تھی اس کا تعلق بھی سیاست سے ہی لگتا تھا۔ اور میں نے سراج کی توجہ دلاتے ہوئے آہستگی سے کہا، جی ہاں۔ سراج نے اسے دیکھتے ہوئے دبی زبان میں کہا، آپ اگر چاہیں تو اسے سلیمان شاہ کا رقیب بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کا نام سلیم شاہ ہے، سراج نے کہا، اور سلیمان شاہ اور یہ دونوں ایک ہی گوٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلے ان کو درمیان بڑی گہری دوستی تھی اور پھر ان کے تعلقات کے درمیان دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی۔ اور آپ نے ابھی رقابت والی بات کہی تھی، میں نے وضاحت چاہی۔ دراصل ماں رخ صاحبہ سلیمان شاہ سے پہلے سلیم شاہ سے قریب تھی، سراج نے کہا، اور پھر جلدی سے بولا،
आप कोई गलत मतलब ना निकालिएगा प्लीज। मारूख साहबा ने मेरे ऊपर कई एहसानात किए हैं, लेकिन हकीकत यही है कि सुलेमान शाह और सलीम शाह के दरमियान मारूख साहबा की वजह से ठन गई है, और सलीम शाह इन दिनों में ऊंचे हुकूमती हलकों में बहुत ज्यादा मकबूल है। लेकिन फिर एक सेकंडल ने उसकी पोजीशन खराब कर दी। उसके ऊपर गबन का इल्जाम आयद किया गया जो गलत नहीं था, और बाद में मामला रफा दफा भी कर दिया गया, लेकिन उसकी साख को धचका पहुंचा। उसके बाद ही एक दिन अचानक सुलेमान शाह और मारूख साहबा की शादी की खबर अखबार की जीनत बनी, तो सियाही हलकों में खुलबली मच गई। लेकिन हकीकत यह है कि उस शादी के बाद सुलेमान शाह के असर शौक हुकूमती हलकों में बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि सलीम शाह ने, हो सकता है, लेकिन यह भी अभी सूरत में मुमकिन है जब मारूख साहबा ने उसकी हौसला अफजाई की हो। ब्लैक पैंथर आहनी सलाखों के पीछे किस रद्द अमल का आधार कर रहा है, मैंने मौजूद बदल कर दरियाफ्त किया। वो हम सब को मगालजात सुना रहा है और उस बात की धमकी भी दी है कि वो एक एक से निमट लेगा, और आपने अभी तक उससे कुछ उगलवाने की कोशिश नहीं की। मेरा मकसद ये मालूम करना था कि वो मेरे आपस में किस खतरनाक इरादे से आया था। अभी तक वो कोई बयान देने को तैयार नहीं, सिराज ने दबी जुबान में कहा। इस किस्म के खतरनाक मुजरिमों पर हम ज्यादा सख्ती भी नहीं कर सकते, लेकिन उसके खिलाफ पहले ही इतने संगीन जुर्म मौजूद हैं कि उसके बचने के इम्कानात नहीं। लेकिन उसने मुझसे इकरार कर लिया है कि वो जगत नारायण ही के लिए काम कर रहा है। और कोई बात भी की? जी हाँ, मैंने सिराज को मुकम्मल तफसील बताते हुए कहा। जगत नारायण उसे पूरी तरह भरने के बाद ही मेरे पास भेजा था, और मैंने उस पर कहरा पैड़ा बिठा रखा है, और यह हुक्म भी जारी कर दिया है कि अगर वो फरार होने की कोशिश करे तो उसे गोली मार दी जाए। आसफ का क्या हाल है? माँ और बहन के बाजियाब हो जाने के बाद से खासा मुतमिन नजर आ रहा है। और आपके उस कारिंदे का क्या बना जो जगत नारायण की खिदमत अंजाम दे रहा था? वो फिलहाल पागल खाने में है, और ये सब कुछ आप ही की वजह से। प्लीज मिस्टर सिराज, मैंने एहतजाज किया, आप जो पुरइसरार बातें मेरी जात से मंसूब करने की कोशिश कर रहे हैं उससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन जो कुछ मैं कह रहा हूं, अहमद गौरी के सिलसिले में क्या रहा? मैंने उसका जुमला काट कर पूछा, और उसने उसे अदालत के रूबरू पेश कर दिया। लेकिन उसके बारे में क्या फैसला होगा ये बात हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती। क्या आप मेरा मशवरा मानेंगे? वो क्या? अहमद गौरी के रिहा होने की सूरत में भी आपके आदमी बराबर उसकी निगरानी पर मामूर रहेंगे, और जगत नारायण का ट्रेड मार्क वाला सिक्का बरामद होने के बाद मैंने भी यही फैसला किया था। 1 मिनट, मैंने तेजी से सवाल किया। क्या ब्लैक पैंथर के पास से कोई सिक्का बरामद हुआ है? जी नहीं। बोशन के बारे में क्या रिपोर्ट है? अस्पताल से रुखसत होने के बाद से वो अभी तक सिर्फ घर की हदूद तक महदूद होकर रह गया है, और मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बोशन के बारे में सोचने लगा, और मुझे इस बात की भी फिक्र लाहक थी कि अगर अहमद गौरी बाइज्जत तौर पर रहा हो गया तो जगत नारायण खामोश नहीं बैठेगा, और मैं चाहता तो अहमद गौरी के बारे में निदा के जरिए अहम सबूत फराहम करके उसे सजा करा सकता था। लेकिन अभी मैं निदा को मंजर आम पर लाने से गुरेज कर रहा था। सिराज के वाकफकार आ गया तो वो उसके साथ चला गया, और नदीम, मारूख और सलीम शाह के साथ बातों में मसरूफ था, और मैं विजिटर लॉन्च के पुरस्कून गोशे में बैठ गया और मारूख के बारे में सोचने लगा। हर चंद के मुलाजमीन के बारे में मारूख पर शुबा नहीं किया जा सकता, लेकिन सिराज की तरह मेरा दिल भी गवाही दे रहा था कि सुलेमान शाह को पेश आने वाले हादसे में मारूख के किसी खुफिया इशारे को जरूर दाखिल होगा। परेशान मत हो रफीकी, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। और मैंने उस मानूस आवाज को घूम कर देखा तो उस्मान गनी मेरे करीब ही किशन पर आलती पालती मारे बैठा मुस्कुरा रहा था। क्या तुम्हें इल्म हो चुका है कि हाथी का जिम्मेदार कौन है? मैंने मुंह पर हाथ रखकर दबी जुबान में पूछा। पहले मेरा प्रोग्राम कुछ और था, वो बड़ी संजीदगी से बोला, और मैंने सोचा था कि सुलेमान शाह को तुम्हारे दफ्तर में ठिकाने लगाया जाए ताकि तुम पूरी तरह मेरी मुट्ठी में आ जाओ। लेकिन फिर मैंने तुमसे ताल्लुकात बेहतर हो जाने के बाद ये इरादा तर्क कर दिया। लेकिन सुलेमान शाह बहरहाल मेरी नजरों में था। उसने मारूख जैसी बेबाक और खूबसूरत हसीना को जहर दिलवाने के बाद ही मेरी दुश्मनी कबूल कर ली थी। लेकिन अब मारूख की ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि मारूख ने सुलेमान शाह से इंतकाम लेने का फैसला कर लिया था, लेकिन मैं उसे किसी मुसीबत में गिरफ्तार नहीं दे सकता। चुनाचा मैं दरमियान में आन पड़ा। तो क्या? हाँ, वो मैंने खेत लहजे में बोला। सीढ़ियों पर से उसे मैंने ही धक्का दिया था, और अभी मैं ऑपरेशन थिएटर में भी सर्जन में से एक मामूली लफ्ज़ पैदा कर चुका हूँ। और सुलेमान शाह जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन मफलूज होकर, और ना वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा।
اور نہ बोल सकेगा और ना उसके हाथों में इतना दम होगा कि वो कुछ लिख कर दे सके। और यूं समझ लो कि अब वो तमाम जिंदगी मारूख के रहमो करम पर होगा। लेकिन घबराओ मत, उस्मान गनी मुस्कुराकर बोला, जिंदगी इसी नशीबो फराज का नाम है और कल तक तुम्हारी कालका का दौर था, अब मेरी बारी है। और इस तरह कल तक सुलेमान शाह की बादशाही थी, लेकिन मारूख भी खुद मुख्तार होगी और मैंने तुम्हारे लिए मारूख के घर के तमाम रास्तों को साफ कर दिया है। सलीम शाह इस वक्त मारूख से क्यों घुल मिल रहा है? मैंने बात का रुख पलटा, वक्त का तकादा समझकर, और फिर मारूख के साथ दाव पेच लड़ाने में मसरूफ हो गया, मगर वो अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं होगा। जगत नारायण के सिलसिले में तुम्हारी नरम पलिसी की वजह क्या हो सकती है? तुम दोनों बहादुर हो और मैं चाहता हूं कि तुम दोनों का मुकाबला कब तक दूसरों का हाथ थाम कर चलते रहोगे? वैसे एक बात का यकीन रखो कि जगत नारायण तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, और अभी तो तुम्हें उसको शलिया के हसीन जिस्म के मुख्तलिफ अजाब तौरे तोहफा उसे भिजवाने हैं। क्या तुमने कालका की तागूती कुव्वतों को बिल्कुल ही मुअत्तल कर दिया है? नहीं, ये बात मेरे लिए मुमकिन नहीं, मगर मैं उसके रास्ते की दीवार जरूर साबित हो रहा हूं। उस्मान गनी ने इस बार संजीदगी से कहा, बड़ी ताकतों के दरमियान कुछ खुफिया मुआहदे भी होते हैं जिन्हें बगैर किसी संगीन वजह के नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और अहमद गौरी और आसफ के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो, उस्मान गनी ने अचानक चौंकते हुए कहा और फिर मुस्कुराकर बोला, अच्छा है, ये भी अच्छा है, अब खेलने का लुत्फ दुबाला हो जाएगा। मैं समझा नहीं तुम क्या कह रहे हो? मैंने वजाहत चाही तो बड़े ही तीखे अंदाज में बोला, कुछ बातें बताने की नहीं होती, बहरहाल तुम सिर्फ इतना जान लो कि तुम्हारी कालकरानी ने मौका से फायदा उठाकर ब्लैक पैंथर को पुलिस की कैद से आजाद करा लिया है और वो खतरनाक दुश्मन है। अंधेरे का तीर, उससे मोहतात रहना। और अब वो कालका के इशारे पर खुलकर नहीं बल्कि छुप कर अकब से तुम्हें खंजर घोंपने की कोशिश करेगा। और मैंने सराज को पहले ही समझाने की कोशिश की थी कि सराज तागूती कुव्वतों से नहीं टकरा सकता। तुम रूपनगर को क्यों फरामोश कर रहे हो, जहां शंकर ने जमुना को आजाद कराने की खातिर जेल की आहनी सलाखों को मोम की तरह पिघला दिया था? और तुम मुझे कब से जानते हो? बहुत पहले से, जब मैंने होश संभाला था। वो बाईं आंख झिपका कर बोला, लेकिन मैंने तुम्हें उस वक्त सही महीनों में बहुत गौर से देखा जब मियाँ साहब ने तुम्हें संदरी अंगूठी से नवाजा था। मियाँ साहब और मेरे दिल को एक चरका सा लगा, उनकी खफगी ने मुझे बर्बाद कर दिया था। मैं तुम्हें बदनसीब कहने में हक बजारब होऊंगा, इसलिए कि मियाँ साहब की ताकत ऐसी रहमानी कुव्वत थी जिसके सामने बातल की कोई शमा रोशन नहीं रह सकती। और तुम मियाँ साहब को कैसे जानते हो? मैंने बेचैनी से दरियाफ्त किया। क्या वो दोबारा कभी मेरा हाथ थाम कर सहारा नहीं देंगे? इन बातों को फिलहाल ज़ैर बहस मत लाओ, उस्मान गनी ने संजीदगी से कहा। कल क्या होगा, क्या होने वाला है, इसको रात ही रहने दो। और मेरा ख्याल है कि तुम मियाँ साहब के बारे में बहुत कुछ जानते हो। हाँ, मैं इनकार नहीं करूंगा, उसने थोड़ी तवक्कुफ से कहा और फिर मौजू बदल कर बोला, सरार से तुम अभी ब्लैक पैंथर के बारे में कुछ ना कहना, और मैं देखता हूं कि कालका कुव्वत उसे किस तरह तुम्हारे खिलाफ इंतकाम लेने पर आमादा कर रही है। उस्मान मेरी निगाहों से उजल हो गया और मियाँ साहब के जिक्र ने मेरे वजूद को झंझोड़ कर रख दिया और मुझे अपनी कोताहियों का एहसास हो रहा था। लेकिन अब जमीन पर गिरे हुए दूध पर आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं, और मैंने ब्लैक पैंथर के बारे में सोचा। वो मेरी खदशात के ऐन मुताबिक कालका की ताकत शय पाकर फरहरार होने में कामयाब हो चुका और अब मेरे लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता था। कालका को अगर कोई मौका मिल गया था तो वो अहमद गौरी को भी रिहा करा सकती, लेकिन उसे ब्लैक पैंथर को तरजीह दी। और मैं अभी इन हालात पर गौर कर रहा था कि मारूख रोती बसोती मेरे करीब आई और नदीम भी उसके हमरा साथ झुकाए खड़ा था। मैंने ऑपरेशन थिएटर की जानब देखा, जहां बरसरे इक़्तिदार पार्टी के अफराद दूसरे लोगों के साथ सर्जन को घेरे खड़े थे और मेरे दिल में उस्मान गनी के जुमले गूंजने लगे। शहबाज, मारूख ने रुदी हुई आवाज में कहा, सर्जन ने सुलेमान शाह के लिए 50-50 चांसेस की गैर यकीनी बात की है और हो सकता है उन्होंने मुझे दिलासा देने की खातिर ऐसा किया हो। ये वक्त दुआ का है, मैंने मारूख के चेहरे के तासरात को बगौर देखते हुए कहा। हो सकता है कि तुम्हारी दुआ सुलेमान शाह के हक में कारगर साबित हो। हाँ, मैं नहीं चाहती कि वह अपनी मौत आप मरे, मारूख ने मदम लहजे में जवाब दिया। इस तरह मेरा इंतकाम अधूरा रह जाएगा और मेरे सीने में लगी हुई आग कभी सर्द नहीं होगी, अंदर ही अंदर झुलसाती रहेगी। और तुम भी दुआ करो कि वह ठीक हो जाए ताकि मैं उसे अजियत देकर अपना इंतकाम पूरा कर सकूं।
یہ وقت شاید اس قسم کی باتوں کا نہیں ہے۔ ندیم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ معروف کے آخری جملے سن کر مجھے حیرت بھی ہوئی، اور وہ سلیمان شاہ کو اس لیے زندہ اور تندرست دیکھنا چاہتی تھی کہ اسے اپنی مرضی سے موت کی دہلیز تک پہنچانے کی خواہشمند تھی، اور یہ بھی عجیب منطق تھی۔ مجھے معلوم ہے، مارک نے ندیم کو جواب دیا، میں دل پر جبر کر کے زبردستی مگر مچھ کے آنسو بہا رہی ہوں، لیکن یہ سب دنیا دکھاوے کے لیے ہے۔ تمہیں یاد ہے اس نے مجھے ملیحہ سے گفتگو کرتے وقت 2 کوڑی کی عورت کہا تھا، اور وہ خود یہ بھول گیا کہ اس کی قدر و منزلت صرف میری وجہ سے تھی، ورنہ اس کی کوئی قیمت 2 ٹکے بھی نہ لگاتا۔ اور اس کم ظرف اور بد کردار نے مجھے آوارہ اور بد چلن کہا ہے، اور کبھی اس نے اپنے منہ میں گریبان میں منہ ڈال کر جھانکنے کی کوشش نہیں کی، اور یہ بھی بھول گیا کہ ہمارے درمیان آوارگی اور بد چلنی ہی سے مشترک تھی، ورنہ ہم اس مقام تک کبھی نہ پہنچ پاتا۔ پلیز معروف، ندیم نے اسے دوبارہ وقت کی مسئلہ سے آگاہ کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ اس نے مجھے ناگن کہا تھا، اور وہ بھی پھر اس نے کہا تھا کہ جب کوئی انسان کسی زہری ناگن کو پالتا ہے تو اس کے زہر نکالنے کے فن سے بھی واقفیت رکھتا ہے، اور میں اسے بتانا چاہتی ہوں کہ اس کی سوچ اس کی حماقت کی دلیل تھی، اور معروف کا صرف ایک وار اسے کوڑی کر دینے کے لیے بہت کافی ہوتا۔ اور یہ حسرت اب بھی میرے دل میں مچل رہی ہے۔ تم اگر میرے دوست ہو تو دعا دو کہ وہ زندہ رہے اور محسوس کر سکے کہ معروف اس کے لیے زہری ناگن سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوگی۔ ہاں اسے زندہ رہنا چاہیے۔ ڈاکٹروں اور سرجنوں سے کہو کہ وہ اسے بچا لیں۔ میں ان کی منہ مانگی قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں۔ اور معروف کو میں تصویر کے اس رخ کو پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سلیمان شاہ کو بےہودہ القاب سے بھی نواز رہی تھی، اور اس کی زندگی کی دعا بھی کر رہی تھی۔ اس کا جنون بڑھتا جا رہا تھا، اس کے چہرے پر خون کی تمازت میں اضافہ ہو رہا تھا، اور لوگ دور کھڑے تھے اور وہ بھی اس کا آخری جملہ سن کر قریب آ گئے۔ شاید ان کا خیال تھا کہ معروف اپنے شوہر کو پیش آنے والے حادثے کے بعد اپنا ذہنی توازن کھوتی جا رہی ہے۔ پلیز، اس نے ندیم کی طرف دیکھا اور پھر ارد گرد جمع ہونے والے لوگوں سے التجا کرنے لگی، اگر تم سب میرے بہی خواہ ہو تو میرے دوست اور ہمدرد ہو تو پلیز ڈاکٹروں سے کہیں کہ وہ سلیمان شاہ کو بچا لیں۔ 50-50 نہیں، ان سے 100% کی بات کرو۔ سلیمان شاہ اگر مر گیا تو میں بھی زندہ نہ رہ سکوں گی۔ اسے بچا لو، جس طرح بھی ہو اسے موت کے منہ سے چھین لو، اور میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اور پھر اگر ڈاکٹروں نے اسے بر وقت طبی امداد فراہم نہ کی ہوتی تو شاید وہ حقیقتاً ذہنی توازن کھو بیٹھتی، برین ہیمریج کا شکار ہو سکتی تھی۔ اس لیے نہیں کہ اسے سلیمان شاہ کی زندگی عزیز تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ اسے اپنی مرضی سے موت کی نیند سلانے کی خواہشمند تھی، اور ڈاکٹر نے اسے سکون پہنچانے کی خاطر نیند کی سوئی لگا دی اور اس کی وارڈ میں داخل کر کے باہر نو وزٹر کی تختی لگا دی تو ہم ہسپتال سے باہر آ گئے۔ اور تصویر کا یہ رخ میرے لیے بھی عجیب تھا، ندیم نے راستے میں کہا۔ انسان اپنی سطح سے اتنا گر کر بھی سوچ سکتا ہے۔ یہ میری زندگی کے لیے بھی ایک تلخ تجربہ ثابت ہوا۔ ابھی تمہیں زندگی میں اس قسم کے اور بھی تجربوں کا سامنا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ مارگریٹ کو کیوں بھول گئے؟ پروفیسر ابرار جیسے عظیم سائنسدان کی بیوی ہونے کا اعزاز ہی اس کے لیے باعث فخر تھا، لیکن وہ بھی دولت کی ہوس کی خاطر دوسروں کے ہاتھوں بک گئی، اور اگر اسے پروفیسر کے فارمولے کو حاصل کرنے کا یقین ہوتا تو شاید اسے شوٹ کرنے سے بھی دریغ نہ کرتی۔ مغربی تہذیب میں اس قسم کا کوئی واقعہ حیرت کی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا، میں نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ بات اب مغرب اور مشرق کی نہیں رہی مائی ڈیئر، ندیم نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ قصور اس نظام اور تربیت کا ہے جس نے ہماری لگام کو ڈھیلا چھوڑ دیا، اور ہم آزادی کی خاطر اس کے پیچھے اندھا دھند دوڑ رہے ہیں، اور دوسروں کی تہذیب کو اپنانے میں اپنی آزادی کے حدوں کو بھی چھلانگ رہے ہیں، اور یہ گاڑی زیادہ دنوں تک نہیں چلے گی۔ اور آج ایک کم سن مگر آزاد خیال لڑکی والدین کے سامنے سینہ اتار کر اپنے حقوق کی خاطر زبان درازی کرتی ہے، اور ہمارے کچھ ارباب حلق و عقد اسے سپورٹ کرتے ہیں، لیکن جب اسی آزادی کا آصف اس لڑکی کی نسوانیت کو ہڑپ کر جاتا ہے تو اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، لیکن اس وقت پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ جب تک ہم انفرادی طور پر اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اجتماعی طور پر ہمارا ہر قدم فریب ہی کہلائے گا۔ اور ندا کے بارے میں تمہاری ذہن میں کیا اسکیم ہے؟ ندیم نے بڑی خوبصورتی سے موضوع سے ہٹ کر کہا۔ اور میرا مشورہ ہے کہ ہم ملیحہ اور ندا میں سے کسی ایک کو فارم ہاؤس سے کسی دوسری جگہ منتقل کرنا ہوگا۔ کوئی خاص وجہ؟ رزق کم لینے کی خاطر ہمارے لیے یہ اقدام دور اندیشی کے عین مطابق ہوگا۔ اور ندیم نے سنجیدگی سے کہا، میرا خیال ہے کہ ملیحہ کو کہیں اور ہٹا دیا جائے۔ ہم معروف کی ذہنی حالت پر فی الحال اعتبار نہیں کر سکتے۔
वो जुनून में आकर किसी वक्त मलीहा को खत्म भी कर सकती है और पुलिस को भी मतला कर सकती है। एज यू विश, मैंने नदीम की बात को समझते हुए कहा और फिर कुछ सोचकर बोला, जिन सर्जनों ने सुलेमान शाह के दिमाग का ऑपरेशन किया है उनके बारे में क्या ख्याल है? अभी वो यकीन से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो ज़्यादा पुरउम्मीद भी नहीं। और हमारे दरमियान इसी किस्म की बातें होती रहीं। और फिर नदीम मुझे मेरे ऑफिस ड्रॉप करके चला गया और मैं ऑफिस में दाखिल होकर कुछ देर सस्ताने की कोशिश कर रहा था कि सराज का फोन आ गया। उसने बड़ी बौखलाहट में ब्लैक पैंथर के फरार हो जाने की खबर सुनाई और मैंने उस सुबह का इजहार पहले भी किया था। मैंने संजीदगी से कहा, वैसे बाय द वे जो लोग उसकी निगरानी पर मामूर थे वो क्या जवाब पेश कर रहे हैं? वो सब उस वक्त एक करीबी अस्पताल में हैं। क्या मतलब? मैं चौंका। उन्हें किसी ने चाय में बेहोशी की तेज दवा पिला दी थी। आई सी, लेकिन जो लोग बाहर गेट पर तैनात थे उनका क्या बयान है? उन्होंने किसी को भी अंदर आते या बाहर जाते नहीं देखा। और आपका ज़ाती तजर्बा क्या कहता है? मेरा ख्याल है कि एक बार फिर कोई शैतानी कुव्वत पुलिस के दरमियान आ गई है, सिराज ने दबी जुबान में जवाब दिया। माजी में जो महियर अकूल वाक़यात पेश आ चुके हैं, आप भी उनसे नावाकिफ नहीं। सिराज ने गलत नहीं कहा। कालका की पुर इसरार कुव्वत के लिए इस किस्म की शोबदाबाजी बाजीचा तफाल से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। और उस्मान गनी ने भी यही कहा था कि ब्लैक पैंथर के फरार होने में कालका की तागूती कुव्वतों का दखल था और उसने समझ ने ब्लैक पैंथर से बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की तलकीन भी की और वाज़े तौर पर उसे मेरे हक में एक खतरनाक दुश्मन करार दिया था। और खुद पुलिस की फाइल भी उसके जुर्म से भरी पड़ी थी, लेकिन महकमा पुलिस की भारी नफरी और साहिब इख्तियार अफराद भी अभी तक सवाए बगले झांकने के उसके खिलाफ कोई ठोस अमली इकदाम उठाने से कासर थे। सरार से गुफ्तगू ख़त्म करने के बाद सबसे पहले मैंने अपने गार्ड्स को बुलाकर उन्हें कुछ हदायतें भी दी और फिर वारस को बुलाकर मैंने उसे मशवरा दिया कि आतिश सिक्योरिटी के लिए अगर वो चाहे तो मज़ीद गार्ड पॉइंट कर सकता है। क्यों सर, क्या आप किसी मतवक्का खतरे को महसूस कर रहे हैं? और हालात के पेश नज़र इस अमकानात को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। ठीक है सर, मैं 2 गार्ड्स और पॉइंट किए लेता हूँ। और वारस के जाने के बाद मैंने दानिश को तलब किया। इस दौरान मेरे ज़हन में अचानक एक ख्याल आसमानी बिजली की तरह कूदा कि वक़्त के साथ साथ मेरे लिए खतरात बढ़ते जा रहे हैं और मेरी वजह से मेरे अमले को परेशानी का सामना रहता है। ऐसी सूरत में अगर एक तरीक़ाकार मेरे करिंदों के लिए मुफीद साबित हो सकता था कि मैं ज़ाती दफ्तर कहीं करीबी इमारत में मुंतकिल कर दूँ, जहाँ जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए ख़ुद को ज़्यादा बेहतर तौर पर किसी के मुकाबले की सूरत में तैयार किया जा सकता और कालका के लिए किसी टेक्नोलॉजी की कोई अहमियत ना होती, लेकिन दूसरे ख़तरात से मुझे थोड़ा बहुत छुटकारा ज़रूर मिल जाता। और कालका के लिए उस्मान गनी की कुव्वत ही बहुत काफ़ी थी। और कुछ देर बाद दानिश ऑफिस में दाखिल हुआ तो मैंने सबसे पहले उसे ब्लैक पैंथर के फरार होने की खबर सुनाई। ये बुरा हुआ सर, वो होंठ चबाते हुए बोला। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहो, आपके ये सरार साहब मेरी समझ में नहीं आए। क्यों? जब ब्लैक पैंथर के जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार किए जाने पर हुकूमत की तरफ से इनाम के अलावा मुकम्मल छूट हासिल थी, तो फिर सरार साहब को शॉर्टकट इख्तियार करना चाहिए था और थोड़ी बहुत ठाएं ठोएं होती, लेकिन ये किस्सा हमेशा के लिए पाक हो जाता, दानिश ने दबी ज़बान में कहा। और आपने भी माहर निशानाबाजी बनने की कोशिश कर डाली। अगर ज़रा सा हाथ लर्ज जाता तो कौन सी कबाहत थी। और आपके पास एक मुअज़्ज़ज़ शहरी होने की हैसियत से सेल्फ डिफेंस का पूरा इख्तियार है और पुलिस की मौजूदगी में आपका किसी इश्तहारी और ख़तरनाक मुजरिम को ठिकाने लगा देना बहुत आसान हो गया था, लेकिन जो होना था वो हो चुका। मैंने बेपरवाही से शाने उचकाते हुए जवाब दिया। और अब मेरे लिए क्या हुक्म है? हमारी गाड़ी में अब किसी दूर मार करने वाले जदीद ऑटोमेटिक राइफल का होना बहुत ज़रूरी हो गया है और मेरे पास इसका लाइसेंस भी है। तुम पहली फुर्सत में इस हिफाजती काम को पूरा कर डालो। इसके अलावा मुझे तुम्हारा एक मशवरा भी दरकार है। मेरा मशवरा? दानिश ने हैरत का इज़हार किया। मैंने तो आपसे अपने ज़ाती अफस की मुंतकली के बारे में तफसील बताते हुए पूछा, तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? आपका ख्याल मुनासिब है सर। अमले से दूर रहकर हम ज़्यादा आज़ादी से धुआंधार रास्ता इख्तियार कर सकते हैं।
लेकिन दुश्मन अगर कमीनगी का सबूत दे तो पहले वो कमजोरियों को निशाना बनाना पसंद करता है। यहाँ भी हिफाजत का इंतजाम होगा, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। तुम किसी करीबी इमारत में मेरे लिए कोई ऐसा ऑफिस तलाश करो जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जगह हमारे मसरफ में हो तो बेहतर है, और कमरे में 3 या इससे ज़्यादा हों तो मुनासिब होगा। अखराजात बढ़ने की फिक्र ना करना, और मैं आज ही उसकी तलाश शुरू कर देता हूँ, दानिश ने बड़ी मुस्तैदी से जवाब दिया और फिर कमांडो अंदाज में पलट कर बाहर निकल गया। दानिश के जाने के बाद मैंने ऑफिस के काम में मसरूफ़ होना चाहा, लेकिन उसी वक्त डायरेक्ट फ़ोन की घंटी बजी और मैंने रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। हेलो शहबाज द सरेंडर, मैंने सुलझे हुए अंदाज में माउथ पीस में कहा, लेकिन दूसरी जानब से दी जाने वाली गाली इस कदर नाकाबिले बर्दाश्त थी कि मैं ज़ब्त ना कर सका। मैंने गुस्से से कहा कि कौन हो तुम और तुम्हारे लहू का प्यासा ब्लैक पैंथर। इस बार मुहज़्ज़ब मगर खौनख्वार लहजा अख्तियार किया गया। अभी तक कोई ऐसी जेल या हवालात तामीर नहीं हो सकी जो ब्लैक पैंथर जैसे आदमखोर दरिंदे की पुरसकून ज़िंदगी में खलल पैदा कर सके, और मुझे तुम्हारे फरार होने की इतला मिल चुकी है। तुम्हारे डिप्टी दोस्त ने बताया होगा, जवाब मिला। अगर तुम ना मर्दों की तरह मुझ पर फायर ना करते तो पुलिस के वो कारिंदे मुझे गिरफ्तार करने आए थे, शायद मुझे कभी गिरफ्तार करने में कामयाब ना होते। तुम्हारे जख्म अब कैसे हैं? मैंने उसका मज़ाक उड़ाने की कोशिश की। इन्हें अपनी ज़ुबान से चाट चाट कर भरने की कोशिश कर रहा हूँ, वो धाड़ पड़ा। सारे दरिंदे ऐसा ही करते हैं, लेकिन जब खून उनके मुंह को लग जाता है तो फिर वो आदमखोर बन जाते हैं। नाग या नागन मरने से पहले अपने दुश्मन का अक्स अपनी आंखों में महफूज कर लेते हैं, कहा कि दूसरा फरीक इंतकाम लेने में किसी गलती का मुर्तकब ना हो। मैं तुम्हारा मकसद समझ रहा हूँ, मैंने उसे भड़काने की खातिर कहा। कमीने दुश्मन की पहचान यही होती है कि वो अपने मुसन का खून करने से भी ग्रेज नहीं करता। क्या बकवास करना चाहते हो? तुमको अब तजर्बा हो चुका होगा कि जल्दबाजी में भी मेरा निशाना खता नहीं होता, मैंने बेपरवाही से कहा। मैं चाहता तो ऑटोमेटिक का जाविया मामूली सा तब्दील करके तुम्हें ख़त्म भी कर सकता था। बहरहाल तुम आइंदा मुझसे किसी किस्म की रियायत की तवक्का ना रखना। तुम और ब्लैक पैंथर के साथ रियायत करोगे? दूसरी जन से सर्द लहजे में जवाब मिला, और फिर रिसीवर पर उसके फलक शगाफ कह के गूंजने लगे। और मैंने एक लम्हे को कुछ सोचा और फिर लाइन डिस्कनेक्ट कर दी और टेलीफोन के दोनों रिसीवर उठाकर मैंने नीचे रख दिए। और मैं इस वक्त उसकी मजीद बकवास सुनने के मूड में नहीं था, और मेरा ज़हन परागंदा हो रहा था। जिस गाली से मुझे ब्लैक पैंथर ने नवाजा वो अभी तक मेरे ज़हन में सदाए बाज गश्त बनकर गूंज रही थी, और मैंने शायद गलती की थी जो ब्लैक पैंथर को जिंदा गिरफ्तार कराने की खातर मैंने उसे महज जख्मी करने पर इक्तफा की, और मुझे उसका मनहूस जिस्म उसी रोज़ गोलियों से छलनी कर देना चाहिए था। और मैं उन पर इस एहसान किया था, लेकिन वो कमीना मेरे एहसानों का बदला बेहुदा गालियों से दे रहा था। उस्मान गनी ने जो बातें मुझसे की थी वो रह रह कर मुझे याद आ रही थी, और मैंने उस मौजी इंसान नुमा दरिंदे के साथ एहसान करके शायद गलती की, और मुझे इसे इस काबिल ही नहीं छोड़ना चाहिए था कि वह पलट कर इससे सांस भी ले सकता, लेकिन मैंने उससे ग्रेज किया। अब ब्लैक पैंथर मेरे लिए खतरा था, और एक खतरनाक दुश्मन जिससे कुछ भी तवक्का की जा सकती थी। दफ्तर की फाइलों से मेरा दिल उचाट हो चुका, और मैं आराम करने की खातिर उठकर उस हीते की तरफ आ गया जहां सोफे रखे थे, और एक सोफे पर लेटकर मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे शायद सुकून की ज़रूरत थी, और बड़ी देर तक मैं सोफे पर पड़ा सोता रहा, और फिर मेरी आंख उस वक़्त खुली जब वारसी ने मुझे जगाया, और उसे एक अहम कारोबारी सिलसिले में मुझसे कुछ ज़रूरी कागजात पर दस्तखत लेने थे, और मैंने वहीं बैठे बैठे कागजात पढ़े बगैर दस्तखत कर दिए, और मेरा दिमाग बोझल हो रहा था। आई एम सॉरी सर, वारसी ने फाइल उठाते हुए माजरत की। मैं इस वक्त आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन ये कागजात मुझे आज ही दाखिल कराने हैं, वरना इट इज़ ऑल राइट, मैंने कहा, और तुमने अच्छा किया जो मुझे बेदार कर दिया। और मैं उठकर वापस अपनी टेबल पर आ गया। कोई नई बात? मैंने वारसी से दरियाफ्त किया। जी, लेकिन आप इस वक्त मुझे कुछ सोते से उठा हूँ, शायद इसलिए तुम्हें महसूस हो रहा हो, वरना परेशानी की कोई बात नहीं। और वारसी के जाने के बाद मैं खासी देर तक हालात के नशीबो फराज के बारे में गौर करता रहा। मेरे दुश्मनों की तादाद में बतदरीज इजाफा हो रहा था। बोशन, जगत नारायण और ब्लैक पैंथर, ये सभी एक ही सिलसिले की मुख्तलिफ कड़ियाँ थीं जिसे कालका की तागुबी कुव्वत ने मरबूत कर रखा था, और मुझे किसी न किसी तरह उस जत्थे को तोड़ना था। और कुछ सोच के मैंने रिसीवर उठाया और कबीर दास के नंबर डायल करने लगा। उस वक़्त शाम के 4 का अमल था, और हस्बे तवक्का फ़ोन पर कोशलिया ही की कनखनाती आवाज़ उभरी। फरमाइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मुझे कबीर दास जी से बातें करनी हैं। आपका शुभ नाम?
कैलाश शर्मा, मैंने एक फर्जी नाम का सहारा लिया। कोई ज़रूरी बात करनी है? मेरा मतलब है कि इस समय कबीर दास जी थोड़े मसरूफ़ हैं। काम ज़रूरी ना होता तो मैं कबीर दास जी से देशभक्त इंसान को कभी परेशान ना करता। ठीक है, कुशलिया ने जवाब दिया। और फिर 10 सेकंड बाद ही दूसरी जन्म से कबीर दास की आवाज़ सुनाई दी। कौन महाशय बोल रहा है? और उसके लहजे में सादगी थी। मैं तुम्हारा नाजायज़ बाप बोल रहा हूँ, मैं बदली हुई आवाज़ में गुस्से से बोला। तुम्हारे दिन अभी ख़त्म ना होते, लेकिन तुम खुद अपने दुश्मन बन चुके हो, तो उस पर फिर मेरा क्या दोष? आप कुछ खफा मालूम होते हैं, वो बदस्तूर नरमी से जवाब मिला। ऐसा होता है, मनुष्य जब निराश हो जाता है तो फिर उसकी बुद्धि काम नहीं करती। ये निराश होना भी कोई अच्छी बात नहीं होती, और भगवान के सामने हाथ बांधकर भक्ति करने से सारे दिल दर्द दूर हो जाते हैं। तुम तो सचमुच देशभक्त मालूम हो रहे हो। मैंने उसका मज़ाक उड़ाने की कोशिश की। मुझे बताओ बालक, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? कबीर दास ने नरमी से जवाब दिया। तुम किस कारण बेअक्ल हो? क्या तुम मेरी सहायता का वचन दे सकते हो? बोल, वचन देते हो? मालक जो अपना और दूसरे दोनों का समय बर्बाद करते हैं, जो सेवा करने के आदी होते हैं, वो कर गुजरने पर विश्वास रखते हैं। मुझे बताओ कि तुम्हें किस बात की चिंता है जिसने तुम्हें बेअक्ल कर रखा है, और मैं अगर तुम्हारी किसी काम आ गया तो मेरे मन को बड़ी शांति नसीब होगी। जगत नारायण, मेरा लहजा यकलख सा खास सफाक हो गया। मुझे तुम्हारे सर की जरूरत है, और खून में लथड़ा हुआ सर अपने चरणों में। बालक, इस बार भी उसी पुरस्कून और नरम लहजे में जवाब मिला। हो सकता है कि तुमसे कोई भूल हो गई। यहाँ जगत नारायण का नाम का कोई भी आदमी नहीं रहता। तुम कबीर दास बोल रहे हो? हाँ, मुझे किसी ने बताया था कि तुम और जगत नारायण एक ही मनुष्य के दो रूप हो, और मैंने कहा था कि तुमसे भूल हो गई। वो बदस्तूर सादगी से बोला। परंतु कोई बात नहीं, इंसान ही गलतियों का पुतला होता है। दरिंदे तो भेड़ की खाल में कब तक छुपा रहेगा? मैंने तेजी से कहा, और मुझे तेरी असलियत मालूम हो गई है। भगवान तुम्हें शांति दे। मैं इस समय तुम्हारे लिए केवल यही प्रार्थना कर सकता हूँ, उसने मुझे समझाते हुए कहा। तुम इस वक्त परेशान मालूम होते हो, फिर किसी समय फोन करना। और कबीर दास के दर कभी जरूरतमंदों के लिए नहीं बंद होते, लेकिन अब जीवन के तमाम दरवाजों को अपने ऊपर बंद समझो, मैंने हकारत से कहा, और फिर फोन मुंतके कर दिया। फिर नदीम के नंबर घुमाने लगा। मकसद ब्लैक पैंथर के फरार की इतला देने के सिवा कुछ और नहीं था, और जब भी दफ्तर से बाहर निकलना आंखें खुली रखना और पूरी तरह मोहतात रहना। नदीम ने संजीदगी से जवाब दिया। ब्लैक पैंथर किसी इंसान का नहीं, एक बला या तूफान का नाम है। वो तुम्हारे हाथ आकर निकल गया, ये और भी बुरा हुआ। और ऐसे घटिया लोग किसी का एहसान मानने के आदी नहीं होते, और दोबारा अगर उसने इत्तेफाक से मौका मिल जाए तो पहली फुर्सत में उसे मौत के घाट उतारने से दरेग ना करना। अब उसके अलावा और कोई चारा भी नहीं। वैसे क्या तुमने दोबारा पीस को मुश्किल कर दिया है? और मैंने उसके इशारे में मलिहा के बारे में सवाल किया। हाँ, मैं नेक कामों में देर करने का आदी नहीं हूँ। अलबत्ता तुम्हारी कम सन क़यामत अब रफ्ता रफ्ता जिंदगी की तरफ तेजी से लौट रही है। हो सकता है कि इसमें भी कोई खतरनाक चाल हो। अपने आदमियों से कहो कि उसे दूर दूर रहकर सख्त निगरानी करें। मुतमिन रहो, निदा को मेरे आदमियों से किसी किस्म की टूट फूट की कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और कोई ताज़ा खबर? सुना है कि सेठ नामान के रुकलाकल फिर आसफ के सिलसिले में जमानत की दरख्वास्त पेश कर रहे हैं, और अहमद गौरी भी हमारे लिए बहुत अहम है, मैंने संजीदगी से कहा। लेकिन पुलिस अभी तक उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत हासिल नहीं कर सकी। फिक्र मत करो, जो होगा देखा जाएगा, नदीम ने बेपरवाही से जवाब दिया। इस वक्त रात निसफ से ज्यादा गुजर चुकी थी जब मैंने कौशलिया के अपार्टमेंट के कॉल बटन को तीसरी बार आजमाया, और मेरी मालूमात के मुताबिक वो अपार्टमेंट में सिर्फ एक बूढ़ी माँ और छोटे भाई के साथ रहती थी। और मैंने दानिश को वारदात के मुताबिक मुकम्मल हिदायत कर दी कि उसे कौशलिया की माँ और भाई को संभालना था, और हम दोनों ने रेडीमेड मेकअप से अपने चेहरे और हुलिया में खासी तब्दीली कर रखी थी। फिर भी मैंने दानिश को आज़ादी दे रखी कि अगर कोई खतरा या ज़रूरत महसूस करे तो माँ बेटी को ख़त्म भी कर सकता है। और दानिश ने सिर्फ इस्बात में सर को जुम्बश दी, और उसकी तेज़ नज़रें अपार्टमेंट के दरमियान सनसान राह रवी का बेगौर मुआयना कर रही थी। और अपार्टमेंट में दाखिल होने से पहले भी हमें एक नाखुशगवार फ़र्ज अदा करना पड़ा। सिक्योरिटी के इंतज़ाम के तहत हमारा इस वक्त इमारत में जाना मुमकिन नहीं था, लेकिन दानिश ने बड़ी फुर्ती से उन दोनों गार्ड्स की कंपनियां मसल कर बेहोश कर दिया, और उनके जिस्मों को घसीट कर गार्ड रूम में उस तरफ डाल दिया गया जैसे वो ख्वाब गफलत से दो चार हों।
اور پھر پلٹ کر ہم نے خود آپریٹ کی اور دانش خلاف توقع پھرتیلا اور چاقو چبند نظر آیا۔ کیا بات ہے؟ میں نے دبی زبان میں پوچھا۔ کیا تم کسی خطرہ یا خوف محسوس کر رہے ہو؟ خوف نے کبھی میرے آس پاس پھٹکنے کی کوشش نہیں کی، البتہ مجھے بلیک پینتھر سے ضرور خطرہ ہے۔ زخمی درندہ ہمیشہ چھپ کر پشے سے وار کرتا ہے اور جب تک زخمی کرنے والے شکاری کو ٹھکانے نہ لگا دے چین سے نہیں بیٹھتا، اور اس بار وہ تمہیں کہیں نظر آئے تو تم اسے بلا جھجک شوٹ کر سکتے ہو۔ میں نے بھی یہی فیصلہ کر رکھا ہے۔ 7-8 بار بیل بجانے کے بعد کوئی نیند میں اٹھا اور قدموں کی آواز بتدریج دروازے کے قریب آ رہی تھی، اور ہم دونوں طے شدہ پروگرام کے عین مطابق دائیں بائیں دیوار سے اس طرح چپک گئے کہ دروازہ کھولنے والا فوری طور پر ہمیں نہیں دیکھ سکتا تھا، اور وہ ایک 12-14 سالہ لڑکا تھا جو نیند میں آنکھیں ملتا ہوا باہر آ گیا، اور دانش نے پلک جھپکتے میں اسے دبوچ کر اس کے منہ پر اس طرح ہاتھ جما دیا کہ اس کی سانس کی آواز بھی گھٹنے لگی اور اس کی آنکھیں خوف سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ خبردار، اگر سانس کی آواز بھی نکالی تو یہی راہداری میں فرش پر بچھاڑ کر ذبح کر دوں گا۔ اور لڑکے نے اس بات میں گردن کو جنبش دی، گویا وہ دانش کی بات پر عمل کرنے کو رضامند تھا، اور دانش کی گرفت اتنی مضبوط مگر بے ڈب تھی کہ لڑکے کی سانس بھی گھٹنے لگی، اور میں نے اشارہ کیا تو دانش نے لڑکے کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا، لیکن وہ اسی عمل کو دہرانے کے لیے بھی پوری طرح آمادہ تھا۔ اندر اور کون کون ہے؟ میری ماتا جی اور بہن جی کوشلیہ دیدی، لڑکے نے بے مشکل اپنا تلفظ درست کرتے ہوئے جواب دیا۔ کیا تم سب ایک ہی کمرے میں سوتے ہو؟ میں نے مدھم آواز میں پوچھا۔ جی نہیں، میں اور ماتا جی ایک کمرے میں سوتے ہیں اور دیدی الگ سوتی ہے۔ کوئی ملازم یا ماسی وغیرہ قسم کی پالتو چیز تو نہیں ہے؟ دانش نے دریافت کیا۔ دیکھو سچ بول ورنہ آنتے باہر نکال کر تیرے گلے میں مالا کی طرح ڈال دوں گا۔ رات کو ہم تینوں کے سوا کوئی اور نہیں ہوتا۔ لڑکا بے حد خوف زدہ نظر آ رہا تھا اور اس نے سچ اگلنے میں دیر نہیں لگائی۔ ماسی صبح آتی ہے اور جھاڑو برتن کر کے واپس چلی جاتی ہے۔ دانش ہلکا سا رائٹ سر۔ دانش نے میرا اشارہ سمجھ کر لڑکے کی دونوں کمپٹیوں کو دبا کر اس طرح رگڑا کہ وہ پل بھر میں دانش کے ہاتھوں میں جھول گیا، اور میں آٹومیٹک کو نکال کر دبے قدموں اندر داخل ہوا۔ دانش لڑکے کو ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا اور اندر لاؤنج میں مدھم پاور کا ایک نیلا بلب روشن تھا، اور دانش نے کسی ناخوشگوار بورڈ سے چھٹکارا حاصل کرنے والے انداز میں لڑکے کو ایک صوفے پر ڈال دیا، اور امپارٹمنٹ میں 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ ایک میں کوشلیہ تنہا سوتی تھی، اور دوسرے میں اس کی ماں اور بھائی کا قبضہ تھا، اور تیسرا کمرہ جو کچن سے ملحق تھا اسے بطور ڈرائنگ روم استعمال کیا جاتا تھا۔ امپارٹمنٹ سے نکلنے کے 2 راستے تھے، ایک وہ جس سے ہم داخل ہوئے اور دوسرا عقبی راستہ تھا جو ایمرجنسی کی صورت پر سیڑھیوں کی طرف کھلتا تھا، اور ممکن ہے اسے ملازموں کی آمد و رفت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہو۔ اور میں نے گھوم پھر کر پوری طرح امپارٹمنٹ کے چپے چپے کا اندازہ لگایا، اور وہاں بہت زیادہ قیمتی اور پرتعیش ساز و سامان نہیں تھا، لیکن جو کچھ تھا اسے بے حد سلیقے سے سجایا گیا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے دانش کو بوڑھی عورت کے کمرے کی جانب کا اشارہ کیا تو وہ میرے قریب آ کر بولا، سر اگر اجازت ہو تو اس کی کمپٹی پر بھی ہاتھ پھیر دوں، اس طرح میں آپ کے زیادہ کام آ سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہاتھ ذرا ہلکا ہی رکھنا۔ اس کے بعد صدر دروازے پر رک کر باہر کی سن گن لیتے رہنا۔ ہو سکتا ہے کہ کوشلیہ کی نگرانی پر 1-2 افراد معمور ہوں جو ہماری نظر میں نہ آ سکے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کچھ دیر لگنے کی صورت میں عمارت کے گارڈز بھی دوبارہ ہوش میں آ جائیں۔ اوکے۔ دانش نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا عورت کے کمرے میں چلا گیا، اور میں نے کوشلیہ کے کمرے کا بند دروازے کو آہستہ سے آزمایا۔ وہ اندر سے بند نہیں تھا، اور میں نے اندر داخل ہونے میں ضرور سے کچھ زیادہ احتیاط کی، اور خواب گاہ میں بھی ایک مدھم روشنی کا نائٹ بلب روشن تھا۔ کوشلیہ دنیا محافیہ سے بے خبر گہری نیند کے مزے لوٹ رہی تھی، اور وہ میک اپ کے بغیر ہی حسین نظر آ رہی تھی۔ اس کے کھلے ہوئے بے ترتیب بال عجیب خوبصورت انداز میں ادھر ادھر بکھرے نظر آ رہے تھے، اور حسن مخوا خواب ہو تو اس کی سحر انگیزیاں اور بڑھ جاتی ہیں، اور خاص طور پر وہ اگر ڈریسنگ گاؤن میں ملبوس ہو تو کچھ ایسا ہی لگتا ہے جیسے کسی سنگ تراش نے اپنے کسی شاہکار مجسمے کو کسی باریک لباس کے اندر چھپا دیا ہو تاکہ لوگوں کو اشتیاق زیادہ سے زیادہ بڑھ سکے۔ اور میں کوشلیہ کے حسن کو ایک مصور کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ قدرت کا ایک خوبصورت شاہکار تھی جسے بڑی فرصت میں تشکیل دیا گیا۔ نوک پلک سنوار کر پھر اس کے جسم میں روح پھونک کر زمین پر اتارا گیا، اور ایسے حسن کی مٹی میں ملا دینے کا تصور ہی میرے لیے بڑا تکلیف دہ تھا، اور ابھی میں کوئی آخری فیصلہ نہیں کر پایا
कि मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे जहन में आग भर दी हो। उस आग की तपश मेरे वजूद को झुलसा रही थी। संभलो रफीकी, उस्मान गनी की आवाज मेरे कानों में गूंजी। तुम मेरे साथ बदअहदी के मुर्तकब होने की कोशिश कर रहे हो। नहीं नहीं, मैंने तेजी से कहा, ऐसा नहीं है, लेकिन बगैर किसी चूं चरा के मेरे कहने पर अमल करो, इसी में तुम्हारे लिए बेहतरी है। और मुझे अपना वादा याद है, मैंने धड़कते हुए दिल से कहा। और फिर जैसे किसी ने मेरे अंदर छुपे हुए इंसान को बाहर निकालकर उसका गला घोंट दिया और मैं किसी परवाने की तरह चलता हुआ कोशलिया के बिस्तर के करीब चला गया, जहां उसकी सांसों की महक फिजा को मुअत्तर कर रही थी। कर्ब उससे तुपश का एहसास बढ़ने लगा और मैंने आहिस्ता से झुककर उसकी परेशानी जुल्फों को समेटने की कोशिश की तो वह कसमसा कर रह गई और मैंने जल्दी से हाथ खींच लिया। लेकिन मेरे अंदर जवार भाटे की शिद्दत बढ़ रही थी और मेरी तमाम तर तवज्जो सिमट कर कोशलिया के ख्वाबिदा हुस्न पर मरकूज हो गई और दूसरी तमाम हिस्स जैसे नाकारा हो गई। और मैं ये भी फरामोश कर बैठा कि मेरी जिंदगी आरफा की अमानत है। शायद कोशलिया के सहाराना हुस्न ने मुझे पूरी तरह तस्खीर कर लिया और मेरे ज़हन में उस्मान गनी के जुमले सजाए बाज गश्त बनकर गूंज रहे थे। बुत ढाना तो वैसे भी सवाब का काम है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, कोई संग तराश अपने बनाए हुए किसी नापसंदीदा मुजस्मे को भी मस्मार करने से बेशतर एक बार उसे हर जाविये से तनकीदी निगाहों से जरूर देखता है। और कोशलिया तो फिर एक हसीन और जागता मुजस्मा थी। और मेरा ख्याल है कि तुम मेरा मकसद समझ गए। मुझ पर एक अजीब खमार किसी कफियत तारी हो गई, ऐसी कफियत जिसने मेरे दिल के सारे स्विच ऑफ कर दिए। मैंने झुककर कोशलिया के रूई जैसे नरम गालों पर हाथ फेरा तो उसने करवट बदली और ये जाविये मेरे अंदर के आतिश फशां को ठेस पहुंचाने के लिए काफी था। और मैंने एक बार फिर बड़े प्यार से होले होले उसके गालों पर हाथ फेरा तो वो हड़बड़ाकर उठ बैठी और एक नवारद को अपनी ख्वाबगाह में तनहा देखकर वो सहम गई और खौफ की अमीज़न उसकी आंखों के गुलाबी डोरे और गहरे कर दिए। वो खौफजदा लहजे में मुझे थरथापा घूरते हुए बोली, कौन हो तुम? परवाना, मैंने सरगोशी की। यहाँ किस लिए आए हो? सेवक पुजारन के पास क्यों जाता है? निकल जाओ, वो खुद को संभाल कर घुटी घुटी आवाज में बोली। मैं विनती करती हूँ, चले जाओ यहाँ से और कुएं के पास आकर प्यासा चला जाऊं, मैंने ख्वाबीदा नजरों में बोला। और उम्मीद की किरण नजर आ रही है तो तुम मुझे निराश होने का दर्श दे रही हो। तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। उसने मुझे अपनी अहमियत का एहसास दिलाने की कोशिश की। मैं कबीर दास जैसे देशभक्त की सेक्रेटरी हूँ। अगर उसे पता चल गया तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और जो तुम्हारे हुस्न में डूब चुका हो, तुम्हारे इश्क में पहले ही मर चुका हो, उसे दोबारा कौन मार सकता है? और मर भी गया तो क्या गम? सोच लो। कबीर दास नहीं, मैंने सरसराती आवाज में जवाब दिया। वो कबीर दास के भेष में जगत नारायण का नाटक रचार है। ये तुम क्या कह रहे हो? कबीर दास जी और जगत नारायण, भगवान से तौबा करो। और मैंने उसे गौर से देखा, वो झूठ नहीं बोल रही थी। तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकती हो कि उसने देश भगत के रूप में एक राक्षस को अपने अंदर नहीं छुपा रखा? ये झूठ है, मैंने उसे बहुत करीब से देखा है, उसने एहतजाज किया। एक बार अपने उस पुजारी को भी करीब से देख लो जो जान हथेली पर रखकर तुम्हारे शरीर की अग्नि से अपने मन की प्यास बुझाने आया है। नहीं, ये नामुमकिन है। मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो, मैं भी वो नहीं जो तुम देख रही हो। चलो, हिसाब बराबर हुआ, मैंने मैनीखेज अंदाज में जवाब दिया। और मैं जो हथिया कर लूंगी, लेकिन तुम्हारे गंदे साथ अपने शरीर तक नहीं पहुंचने दूंगी, उसने खौफजदा लहजे में कहा। और फिर उठकर भागने की कोशिश की और मैं उसके और दरवाजे के दरमियान हायल था और मैंने उसकी कलाई पकड़कर झटका दिया तो वो मेरे साथ फर्श पर बिखर गई। उसके हुस्न की सहर अंगेजियां, उसकी तेज तेज चलने वाली सांसों से उसके नशीबो फराद में जो जीरो बम की कैफियत पैदा हुई, उसने मेरे होशो हवास को और मुअत्तल कर दिया और उसका लिबास बेतरतीब हो रहा था। और मैं विनती करती हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मुझे आज़ाद कर दो, वो रो देने वाले अंदाज में बोली। और दूसरे कमरे में मेरी माता और भाई सो रहे हैं, उनकी आंख खुल गई तो चिंता मत करो, मैं उसकी बेबसी पर मुस्कुराया। वो अब होश में नहीं आएंगे। क्या मतलब? वो चौंकी। क्या तुमने उन्हें मार डाला? नहीं, लेकिन कबाब के बीच अगर हड्डी आ जाए तो उसे निगला नहीं जाता, निकाल कर फेंक दिया जाता है। तुम राक्षस! वो तेजी से उठी और एक बार फिर उसने खौफजदा हरनी की तरह कलीले भरने की कोशिश की और इस बार वो मेरी आगोश में फंस कर मचलने लगी और मैंने कर्बनाक लहजे में उसे मुतंबा किया। अब अगर तुमने भागने या शोर मचाने की कोशिश की तो मुझे मजबूरन तुम्हारा गला घूंट कर खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे जान से मार डालो, लेकिन मुझे जगत नारायण का पता बता दो। मैंने दाना डाला। उसके बाद मैं तुमको छोड़ दूंगा और मैं किसी जगत नारायण को तड़ाक
मेरा हाथ पूरी शिद्दत से घूम गया और उसके होंठों से खून की पतली लकीर छूट निकली। उसने पूरी कुव्वत से जोर आजमाइश शुरू कर दी, लेकिन किसी मासूम परिंदे की तरह अकाब के शिकंजों में फड़फड़ाकर शिकार हो गई और मेरा जुनून वो फर्श पर बेहोश पड़ी थी। और उस मैंने गौर से ज़हनी तौर पर मुझे एक झटका सा लगा और मुझे अपनी गलती का एहसास था। लेकिन फिर अचानक जैसे सुर्ख आंधी के तेज और गिर्द आलूद ने मेरी बेनाई को मुतासर कर दिया और मेरा हाथ गैर इख्तियारी तौर पर उसकी पिंडलियों की तरफ बढ़ा, जहां मैंने खंजर पेटी के जरिए छुपा रखा था, और मैंने खंजर के दस्ते पर अपनी गिरफ्त मजबूत करके उसे खौर से बाहर खींच लिया और मेरा हाथ तूफानी अंदाज में बुलंद हुआ और फिर कोशलिया के जिस्म से मुख्तलिफ हिस्सों से खून के फवारे जारी हो गए। और अभी मेरा खूनी अमल जारी था कि दानिश कमरे में दाखिल हुआ। जो कुछ उसकी आंखों ने देखा वो उसे देखकर बुखला गया। उसने लपक कर मेरा खंजर वाला हाथ थाम लिया। सर, ये क्या कर रहे हैं? जगत नारायण के आदमियों ने मुझे घेर कर मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं बच गया। और अब मैं उठता हुआ बोला, हो सकता है कि कुशलिया के हसीन जिस्म के टुकड़े पार्सल की सूरत में बतौर तोहफा वसूल करने के बाद वो अपने खौर से बाहर निकला है। आप ये फर्ज मुझे भी सौंप सकते थे, दानिश ने तेजी से कहा। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भयानक अंदाज में दानिश को मुस्कुराते हुए देखकर बोला। इसको ज़िबा मैंने किया है और तुम इसके टुकड़े बनाकर कबीर दास तक पहुंचा दो, हिसाब बराबर हो जाएगा। और मुझे ना जाने क्यों शदीद चक्कर महसूस हो रहे थे और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं अपने कदमों पर ज्यादा देर तक नहीं खड़ा रह सकूंगा। और मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन लड़खड़ा गया। और अगर दानिश ने मुझे संभाल ना लिया होता तो शायद मैं किसी कटे हुए शहीतर की तरह फर्श पर ढेर हो जाता। और मुझे बस इतना जरूर महसूस हुआ था कि जैसे दानिश ने मुझे कंधे पर किसी लाश की तरह लाद कर तेज तेज कदम उठाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ और मेरी नजरों के सामने गुप्त अंधेरे छाने लगे, जिन्होंने मेरे जहन को भी अपने लपेट में लेकर मुअत्तल कर दिया। कबीर दास को कुशलिया की लाश का पार्सल मिलने की खबरें मां तस्वीर के अखबारात में शाया हुई तो जैसे पूरे शहर में जल्जला आ गया। समाजी तंजीमों और फलाही इदारों ने इस हादसे की शदीद आवाज में मजम्मत की और मुजरिमों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके करार वाकई सजा देने के सख्त अल्फाज में हुकूमत और हिसासदारों से अपील की थी कि रिफाही इदारों ने भी कबीर दास की हमायत में लंबे लंबे बयान जारी कर दिए। और जहां इस हादसे में मेरा एक इंतकाम पूरा हुआ, वहीं कबीर दास की शोहरत में 4 चांद और लग गए थे। और मुझे जिस नकाहत के आलम में घर लाया गया उसने सभी को परेशान कर दिया। और होश पर आकर मैंने खुद ही अपनी ख्वाबगाह में खुद को पाया, जहां नदीम के अलावा नसीम और आरफा भी मौजूद थी। और मुझे महसूस हो रहा था कि नदीम बार बार मुझे नापसंदीदा निगाहों से देख रहा था। शायद दानिश या फिर मास्टर की ने उसे हालात की असल नौइयत से आगाह कर दिया। और कुछ देर के लिए नसीम और आरफा ख्वाबगाह से किसी काम की घर से बाहर गईं तो नदीम ने बड़ी संजीदगी से दरियाफ्त किया, क्या ये सब तुम्हारी हरकत नहीं थी? मैं इनकार नहीं करूंगा, मैंने इकरार कर लिया। जगत नारायण के 6 मसला आदमियों ने मुझे घेर कर जहन्नम रसीद करने की कोशिश की थी और मैंने उसका कर्ज चुकता कर दिया। तुमने अक्लमंदी का सबूत नहीं दिया, नदीम ने बस्तूर संजीदगी से जवाब दिया। कबीर दास की जाती अपील पर उस हादसे की छानबीन और असल मुजरिम की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें तश्कील दी गई हैं जो कातिल तक पहुंचने की सर तोड़ कोशिश करेंगी। और तुम उसकी अमकानात को बीक जुम्बश करार भी नहीं दे सकते, नदीम झल्लाकर बोला। फिक्र मत करो, मैं मुस्कुरा दिया। जो कालका ब्लैक पैंथर को पुलिस के नरगे से निकाल सकती है, जो मुझे एक संगीन जुर्म के अर्तकाब की खातिर मजबूर कर सकती है, वो मेरी मदद भी करेगी। क्या कुशलिया के खिलाफ तुम्हें कालका ने उकसाया था? हाँ, और हो सकता है कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम्हारी बात हलक से नीचे नहीं उतरी। कोई वजह? कालका एक ही वक्त में 2 हमाकतें नहीं कर सकती, नदीम ने कहा। उसने ब्लैक पैंथर को इसीलिए आजाद कराया है कि वो तुमसे अपना इंतकाम ले सके। और ऐसी सूरत में अब अगर तुम अंदर हो गए तो जेल की आहनी सलाखें तुम्हारे लिए पिंजरा साबित होंगी। और हो सकता है किसी में कालका की कोई तागूती कुव्वतों ने कोई खतरनाक चाल हो। क्या मतलब? अगर कालका के लिए दुनिया की तमाम मुमकिनात मुमकिन हैं तो वह बराह रास्त मुझे भी मेरा खात्मा कर सकती थी, लेकिन उसने मुतअद्दिद मौक़ों पर मेरी बर वक़्त मदद करके तुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। और ऐसी सूरत में सिर्फ एक ही बात सोची जा सकती है, मैंने तेजी से कहा। कालका अपनी बाजी मात करने की खातिर अब आखिरी चाल चली हो और शायद वो आहनी सलाखों के पीछे मुझे एड़ियां रगड़ रगड़ कर मौत की दहलीज फलांगना देखना चाहती हो। और उस ब्लैक पैंथर भी बच जाएगा और बोशन और जगत नारायण की ख्वाहिशात भी पाया तकमील को पहुंच जाएंगी। और मेरा ख्याल है कि दरमियान में कोई गड़बड़ ज़रूर है।
क्यों, तुम्हें किसी दरमियानी कड़ी का ख्याल किस तरह आया? मैं चौंका। मुझे शुबह था कि कहीं दानिश ने हालात की तफसील न बता दी हो। जिस रास्ते पर तुमने अब कदम रखा है, मैं उस आखिरी मंजिल भी सर कर चुका हूँ। दानिश ने कुछ कहा है? नहीं, नदीम ने मुझे घूरा। लेकिन दानिश ही के रद्दे अमल ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या नतीजा अखज़ कर रहे हो? मैं समझा नहीं। दानिश बेहद नमक हलाल और वफादार आदमी है। उसके तुम्हारे हुक्म के तहत अपनी जुबान खोलने से माजरत की है, और ऐसी सूरत में मेरी जगह अगर तुम होते तो शायद तुम इसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश जरूर करते जो मैं कर रहा हूं। क्या नतीजा अखज़ कर रहे हो? या तो ब्लैक पैंथर के फरार होने में तुम्हारी कालका की बजाय खुद उसकी सलाहियतों का दखल था, या फिर तुमने जो इसमें कालका की ख्वाहिशों की तकमील के ख्वाब शामिल हैं। बीक वक्त इन दोनों वाक़यात में कोई भी साहिब फरम तागूती कुव्वतों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। बहरहाल जो होना था हो चुका। मैंने कदरे नाखुशगवार लहजा अख्तियार किया। कालका के वजूद या उसकी काली ताकतों के बारे में दुनिया की कोई भी अदालत हमारी किसी दलील को तस्लीम नहीं कर सकेगी, और मैं तुम्हारी बात तस्लीम करता हूँ। लेकिन जो काम तुम्हें किया है वही किसी और से भी लिया जा सकता था। फर्क क्या पड़ता है? मैंने इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहा। पुलिस की सख्ती से तंग आकर वो अपनी जुबान खोल देता तो बात मेरी ज़ात तक महदूद होकर रह जाती। और नदीम कोई जवाब देना चाहता था कि मुलाजिम ने अंदर दाखिल होकर किसी मेजर फ़खरुद्दीन और उसके साथ कुछ रंगूटों के आने की इतला दी। फ़खरुद्दीन, नदीम ने इस नाम को दोहराया और फिर मेरी तरफ देखकर बड़ी संजीदगी से बोला, मैं मेजर और उसकी टीम को वफा करता हूँ। जब तक तुम्हें ना बुलाया जाए तुम अपनी ख्वाबगाह से बाहर ना निकलना, और अगर तुम्हें तलब किया जाए तो अपनी जुबान पर काबू ही रखना। नदीम बाहर चला गया और नसीम और आरफा मेजर के आने की भिड़क मिल गई और वो परेशान होकर मेरे पास आ गई। ये फौज की नफरी क्यों आई है? नसीम ने परेशान होकर दरियाफत किया। कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता, और मेरा दिल तो ना जाने क्यों धड़क रहा है। आरफा ने अपने आंसुओं पर काबू पाते हुए मेरी जानब देखा। और दिल धड़कना तो जिंदगी की अलामत है, मैंने मुस्कुराकर कहा तो दोनों को मुतमईन करने की कोशिश की। सच सच बताएं शहबाज भाई, आपको बेहोशी की हालत में यहाँ क्यों लाया गया? नसीम ने मुझे खरीदने की कोशिश की। जाहिर है कि मैं बेहोश था, इसीलिए बेहोशी की हालत में घर लाया गया। मैंने फिर बात टालने की कोशिश की। बंदे के लिए सबको हदायत कर दूंगा कि पहले होश में मुझे लाने की मुनासिब तदबीर इख्तियार की जाए, और उसके बाद भला चंगा करने के बाद बेहोश होने की वजह क्या थी? आरफा ने बसूरते मुझे जुरा की, और काम की ज्यादती के सबब दिमाग चकरा गया। उसके बाद क्या मुझे नहीं मालूम, और मैंने फिर बात को हंसी में उड़ाने की कोशिश की। होश आने पर मैंने तुम दोनों को देखा तो एक दिल बाग बाग हो गया। मेरे जहन में पहला ख्याल यही उभरा कि कुदरत ने ना सिर्फ मुझे पर मेहरबान होकर मुझे जन्नत अता कर दी है, बल्कि खिदमत के लिए एक की बजाय 2 हूरें भी अता कर दी। और आपको मेरे सर की कसम, नसीम जज्बाती हो गई, सच सच बताइए असल बात क्या है? सॉरी, मैं तुम्हारे सर की कसम खाकर कोई बात नहीं कर सकता। मैं संजीदा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई अहम बात हमसे छुपा रहे हैं। ऐसी भी कोई बात नहीं। और फिर मेरे सर की कसम क्यों नहीं खा रहे? मुझसे किसी पहुंचे बुजुर्ग ने कहा था कि कभी किसी ऐसे मौके पर कसम ना खाना जिसमें खुशकी हो या फिर जुए मौजूद हों, वरना अच्छे भले हालात के बिगड़ने का खतरा लाहक हो सकता है। आपको मेरी जान की कसम। आरफा कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गई, लेकिन कुदरत को मेरा बचाव मंजूर था, इसलिए नदीम का बुलावा आ गया और मैं उन दोनों को देखकर बेपरवाही से शाने उचकाए उठकर ड्राइंग रूम में गया, जहां एक बावर्दी मेजर बैठा नदीम से गुफ्तगू में मसरूफ था, और मुझे दाखिल होता देखकर मेजर ने अपनी बातों का सिलसिला बंद कर दिया और तेज नजरों से मुझे घूरने लगा। उसके घूरने का अंदाज कुछ मशकूक सा था, और मैं एक सोफे पर बैठ गया तो उसने मुझे बदस्तूर घूरते हुए बड़े निपे तुले अंदाज में सवालात का सिलसिला शुरू किया। कल अपने दफ्तर से उठने के बाद आप कहाँ तशरीफ ले गए थे? ज़ाहिर है बिजनेस की खातर कहीं ना कहीं तो आना जाना लगा रहता है। मैंने वक़्त लेकर हालात को भांपने की कोशिश की, और मैं आपसे जो कुछ पूछ रहा हूँ सिर्फ उसका जवाब दें। उसके पेशानी शिकन आलूद और मुंह तीखा हो गया। कल दफ्तर से उठने के बाद से घर पहुँचने तक आप कहाँ गए थे और किन किन लोगों से मुलाकात की? आई सी, मैंने खराब में घूरते हुए संजीदगी से कहा, गोया वो फ़ोन गलत नहीं था। कौन सा फ़ोन? मेजर चौंका। अभी चंद मिनट पहले मुझे किसी ने फ़ोन पर धमकी दी थी।
کہ शायद मुझे किसी नाकर्दा गुनाह के सिलसिले में फांस लिया जाएगा। उस गुनाह की कोई तफसील बयान की गई। मेजर ने पहलू बदला। उसकी उकाबी निगाहें बदस्तूर मेरे चेहरे का अहाता किए हुए थी। मैं कोई मुनासिब जवाब देने के बारे में सोच रहा था कि उस्मान गनी मुझे एक सोफे से टेक लगाए पैर फैलाए फर्श पर बैठा नजर आ गया। रफीकी, तुम गलती से पसीना पूछने के बाद अपना रुमाल कोशलिया के फ्लैट पर छोड़ आए थे और कोशलिया से मुलाकात का इकरार कर लो। तुम्हारे खिलाफ ऐसा कोई वादे सबूत नहीं है जो तुम्हें कत्ल का मुर्तकब ठहराने में मुफीद साबित हो सके। वक्ती परेशानी जरूर होगी, लेकिन ये भी तुम्हारे लिए खुश आइंद ही साबित होगी और मेरे होते हुए तुम्हें किसी बात का गम या फिक्र करनी नहीं होनी चाहिए। और ये आप क्यों खामोश क्यों हो गए मिस्टर शहबाज? मेजर ने कदरे सख्त लहजे में सवाल किया। और मैंने आपसे कोई सवाल किया था। मेरा अंदाजा अगर गलत नहीं तो आप उस कत्ल की तफ्तीश की गर्ज से तशरीफ लाए हैं जिसकी खबर आज के अखबारात में शाया हुई है। और आपको खास तौर पर इस बात का ख्याल क्यों आया? मेजर की आंखों में कामयाबी की चमक पैदा हुई। इसलिए कि कोशलिया एक मासूम लड़की थी और वो मेरी अच्छी दोस्त भी थी और कल मैं उससे मुलाकात करने उसके अपार्टमेंट पर भी गया था। जब आप उससे मिलने गए थे उस वक्त क्या बजा था? और मेजर ने तेजी से सवाल किया। नदीम मेरे जवाब पर कसमसाका रह गया और मैंने घड़ी नहीं देखी थी, लेकिन मोहतात अंदाजे से बता सकता हूँ कि उस वक्त रात के 11 साढ़े 11 का अमल रहा होगा। आप वहाँ, मेरा मतलब मिस कोशलिया के अपार्टमेंट में कितनी देर ठहरे? मेजर ने तेजी से पूछा। मुझे वो जवाब देने की मोहलत नहीं देना चाहता था। तकरीबन 20 मिनट। आपको क्यों बुलाया गया था? कोशलिया को किसी से जान का खतरा लाहक था। मैंने संजीदगी से जवाब दिया। उसने मुझे यही बताया था कि कोई उसकी जिंदगी तबाह करने पर बजिद है और बसूरत इनकार उसे जान से मार देने की धमकी दी जा रही है और मैं उसे तसल्ली देकर वापस आ गया। लेकिन शायद मेरा रुमाल वहीं छूट गया था जिसका अंदाजा मुझे घर आने के बाद हुआ। और कोशलिया को किससे जान का खतरा था? क्या उसने कोई नाम भी लिया? जी हाँ, वो बार बार किसी ब्लैक पैंथर का हवाला दे रही थी। अच्छे जा रहे हो रफीकी, उस्मान गनी ने मुस्कुराकर फिर निगाहों से उजल हो गया और ब्लैक पैंथर का नाम सुनकर मेजर भी एक लम्हे को चौंका और फिर मुझे तेज नजरों से घूरते हुए बोला। कोशलिया से आपकी मुलाकात किस तरह हुई? और मैं कबीर दासी के रिफाही कामों में अक्सर हस्बे अस्ताकत मदद करता रहता हूँ और कई बार वहाँ जाना भी हुआ। उसी दौरान कोशलिया से मुलाकात भी होती रही और फिर हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन ये दोस्ती सिर्फ फ़ोन पर गुफ्तगू करने की हद तक रही और कल रात उसने पहली बार मुझे फ़ोन करके अपने अपार्टमेंट पर बुलाया था और उस वक़्त वो बुरी तरह सहमी हुई थी और बेहद खौफज़दा नज़र आ रही थी। क्या उसने बताया कि ब्लैक पैंथर कौन है? नहीं, शायद वो ज़ाती तौर पर उससे नावाकिफ थी। मैं बताता हूँ आपको, मेजर फखरुद्दीन ने कहा और फिर ब्लैक पैंथर के बारे में तफसील बताते हुए बोला। हाल ही में वो आप पर कातलाना हमले के सिलसिले में गिरफ्तार हो गया, लेकिन फिर पुरइसरार तौर पर पुलिस लाकअप से फरार हो गया और ये तमाम हकायक पुलिस फाइल पर से पहले से मौजूद हैं। मैंने बेपरवाही का मुजाहरा किया, लेकिन आपने मुझसे इसका तज़किरा नहीं किया। ब्लैक पैंथर ने आप पर भी मैंने ज़रूरी नहीं समझा था। मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। क्या ये बात हैरत अंगेज नहीं कि पहले ब्लैक पैंथर आपको निशाना बनाने की कोशिश की और फिर कोशलिया को कत्ल करने की कोशिश की है और उसने ये अकदाम रकाबत की बिना पर किया होगा? मैंने शाने उचकाए। और हो सकता है कि उसे फ़ोन पर भी कोशलिया की बातचीत पसंद ना हो, इसलिए उसने पहले फिर मुझे और फिर हो सकता है कि आपका अंदेशा दुरुस्त हो, लेकिन नज़रों में इस बात की कोई अहमियत नहीं होगी कि उसे फ़िलहाल सिर्फ कोशलिया के कातिल या कातिलों की तलाश है और जाए बादशाह से जो वाह सबूत मिला है वो आपका रुमाल है। इसलिए आपकी शख्सियत हमारी फाइल पर सर फहरिस्त है। एज यू विश मेजर, मैंने इस बार का नागवार लहजा महसूस करते हुए कहा। और मेरा तल्लक भी महकमा पुलिस से रह चुका है और मैं इस मकसद में इम्तहानी में कामयाबी के बाद ही पुलिस की मुलाजमत से के लिए करार दिया गया था और मेरा पूरा रिकॉर्ड बेदाग है, इसमें मेरे वालिद भी। और मुझे आपके बारे में इन बातों का इल्म है। मैं आपके साथ एक रियायत कर रहा हूँ, मेजर ने कदर संभल कर कहा। मैं चाहूँ तो आपको ज़ैर हिरासत ले सकता हूँ, लेकिन अभी सिर्फ शामिल तफ्तीश किया जा रहा है और मेरी दरख्वास्त है कि आप फ़िलहाल खुद को पुलिस की हदूद तक महदूद कर दें और बसूरत देगर हम आपकी रिहाई जेल करार देकर नज़रबंदी के अहकामात भी जारी कर सकते हैं और मैं आपसे किसी भी कानूनी इक़दाम से ग्रेज़ की दरख्वास्त नहीं करूँगा। मिस्टर नदीम से मेरे तल्लुकात खासे पुराने हैं, उसने एक बार फिर मुस्कुराकर कहा, और उम्मीद है कि आप भी मुझसे तावन करेंगे। वैसे मैं अपने फ़र्ज़ के पेश नज़र इन लिबास वालों को गैर यहाँ तैनात करने पर मजबूर हूँ और आप अगर खुशी से चाहें, लेकिन मैं भी
اپنے لیے کچھ اختیارات محفوظ رکھتا ہوں۔ میں نے پہلو بدل کر نرمی سے جواب دیا۔ نہیں، ندیم نے مداخلت کی، تم کوئی ایسی حماقت نہیں کرو گے، اور میں نے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ میرے لہجے میں ہلکا سا کھنچاؤ بھی شامل تھا۔ بات بڑھانے کی کوشش نہ کریں مسٹر شہباز، ورنہ پھر آپ بھی اپنا وسیع دائرہ تفتیش وسیع کرنا پڑے گا۔